जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि कल भी हमने राजनीति शास्त्र के 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा किया था जो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए आज राजनीति शास्त्र के 2 अंक स्तरीय के इस दूसरे वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न होगा, भारत में विपक्षी दल के उदय के क्या कारण है। तो पहले तो हम लोग ये जान ले कि विपक्षी दल है क्या। तो विपक्षी दल उस दल को कहते हैं जो चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण सत्ता से बाहर रहकर सरकार की आलोचना करने वाले पार्टी को, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने वाली पार्टी को हम विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, तो भारत में विपक्षी दल के उदय के क्या कारण हैं। आपका उत्तर होगा, भारत में विपक्षी दल के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, सत्तारूढ़ दल के स्वैच्छिक चरित्र पर नियंत्रण रखना या स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखना। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना और जनता के हितों का संरक्षण के लिए भारत में विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल के उदय हुआ। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता क्या है अथवा विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, विविधता में एकता भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। विविधता में एकता मतलब अनेकता में एकता भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। हमारा भारत एक विशाल देश है जहां अनेक जाति, धर्म, भाषा और पहचान के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग पहचान है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग है। लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात होती है तो वे सभी अपने आप को भारतीय बताते हैं। मतलब अलग अलग होकर भी गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, आसामी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होकर भी पहले शब्द क्या है, इंडियन है। इसलिए भारत में विविधता में एकता है और भारत में विविधता में एकता है, यह विचार भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। भारत के राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व या कांग्रेस के वर्चस्व से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व या वर्चस्व का मतलब होता है कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व, कांग्रेस पार्टी का दबदबा। मतलब 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव तक केंद्र में भी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बनती थी, जिसे ही हम कांग्रेस के प्रभुत्व या कांग्रेस के वर्चस्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति क्या है या पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। पीली क्रांति क्या है अथवा पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा,
भारत सरकार ने 1970 के दशक में, भारत सरकार ने 1970 के दशक में वनस्पति तेल के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, मतलब सरसों, राई, तिल, तोरा, तोरी, मूंगफली, सूरजमुखी के उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव लाया था, जो क्रांति लाया था, उसी क्रांति को हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला है दक्षेश क्या है या सार्क क्या है? आपका उत्तर होगा दक्षेश, जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं। यह एक क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षेश, जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं, यह दक्षिण एशिया के 8 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था क्या है या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बहुदलीय व्यवस्था क्या है अथवा बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा बहुदलीय, मतलब बहुत दल का। बहुदलीय जिसका मतलब होता है बहुत दल का, मतलब जब किसी देश के राजनीति में अनेक सारे दल का, बहुत सारे दल का वर्चस्व हो या बोलबाला हो, तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था या बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जब किसी देश के राजनीति में अनेक सारे दल का वर्चस्व हो, बोलबाला हो, तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे भारत की बात कर ले तो भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टी, 55 राज्य स्तरीय पार्टी और 1112 क्षेत्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न है सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सामूहिक सुरक्षा क्या है अथवा सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सामूहिक सुरक्षा, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर सुरक्षा करना। सामूहिक सुरक्षा जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर सुरक्षा करना, अर्थात जब दुनिया के अनेक सारे शांति प्रेमी देश मिलकर, संसार के अनेक सारे शांति प्रेमी देश मिलकर किसी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध कार्रवाई करे, तो इसे ही हम सामूहिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आजादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी या कौन कौन सी समस्याएं थी? ध्यान देंगे, आजादी के समय या स्वतंत्रता के समय, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आजादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी या कौन कौन सी समस्या थी, या स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी या कौन कौन सी समस्याएं थी। या प्रश्न कर देगा 1947 में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? आपका उत्तर होगा आजादी के समय भारत के सामने अनेक सारी समस्याएं थी, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती। नंबर 2, सभी वर्गों के विकास की चुनौती। नंबर 3, संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने की चुनौती। नंबर 4, शिक्षा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती। नंबर 5, विदेश नीति निर्माण करने की चुनौती। तो ये था आजादी की समय भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां। अगला प्रश्न आता है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है? नई विश्व व्यवस्था क्या है अथवा नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था से हमारा तात्पर्य वैसे विश्व से है जहां कानून का शासन हो। नई विश्व व्यवस्था से हमारा तात्पर्य
हमारा मतलब वैसे विश्व से है, वैसे संसार से है जहां कानून का शासन हो, कोई देश किसी के मामला में हस्तक्षेप न करे और सबको विकास का समान अवसर मिले। तो इसे ही हम नई विश्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति क्या है या ऑपरेशन फ्लड क्या है? श्वेत क्रांति क्या है या ऑपरेशन फ्लड क्या है? आपका उत्तर होगा, भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 1970 के दशक में विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक के सहयोग से गुजरात के आनंद शहर में एक डेयरी की स्थापना किया और वहां उत्तम नस्ल के गाय, भैंस की सहायता से दूध के उत्पादन में जो वृद्धि किया उसे ही ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। और आपको बता दें कि वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के भी नाम से जाना जाता है। अगला है, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका प्रश्न होगा, उत्तर होगा आपका, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, वर्तमान विश्व अनेक प्रकार की आर्थिक विषमताओं से भरा पड़ा है, जहां दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, जापान, जहां भिखारी भी, एक भिखमंगा भी ऑल्टो कार से चलते हैं। वहीं दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां लोग भूखे मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, अनेक भूखमरी से ग्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। अतः विश्व के कुछ देश, जैसे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम अग्रणी है, ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जहां अमीरी और गरीबी के बीच खाई कम हो जाए। कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का नागरिक भूखे पेट न रहे, किसी की मृत्यु भूख से न हो, अन्न के बिना या जल के बिना किसी की मृत्यु न हो, इस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की बात चल रही है, इसी को हम नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। प्रश्न होता है, तो लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करता है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया और कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है लोकतंत्र। अगला है, लोकतंत्र के कितने रूप हैं? तो लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र को प्रजातंत्र और जनतंत्र भी कहते हैं। तो मन में प्रश्न होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? आपका उत्तर होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन कार्य में स्वयं भाग लेती है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन कार्य में स्वयं भाग लेती है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। अगला है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? आपका उत्तर होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन कार्य में स्वयं भाग नहीं लेती है,
बल्कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित करती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण भारत है। अगला है, महासचिव के अधिकार और कार्य को लिखें अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अधिकार और कार्य को लिखें। आपका उत्तर होगा महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशाल सचिवालय के प्रधान होते हैं, हेड होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति, इनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर होता है। महासभा के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे, और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। अगला प्रश्न आता है, पंचशील समझौता क्या है? आपका उत्तर होगा 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच 5 बिंदुओं पर जो वार्ता हुई थी। 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच 5 बिंदुओं पर जो वार्ता हुई थी, उसी वार्ता को हम पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। और पंचशील समझौता की मुख्य बातें हैं, नंबर 1, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्ता का सम्मान करना। नंबर 2, एक दूसरे के घरेलू मामला में हस्तक्षेप न करना। नंबर 3, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। नंबर 4, परस्पर लाभ के लिए काम करना। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास करना। और आज का लास्ट प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद क्या है? आपका उत्तर होगा गैर कांग्रेसवाद एक विचार है। गैर कांग्रेसवाद एक विचार है। इस विचार के समर्थक राम मनोहर लोहिया है। कांग्रेस जो सबसे प्राचीन पार्टी है और प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस के वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं का दबदबा रहा है, प्रभाव रहा है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद जब कांग्रेस की बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में गई, तो इंदिरा गांधी ने बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया और कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ नेताओं का समूह था, कांग्रेस सिंडिकेट, उसे भंग कर दिया। इस कारण जितने भी बुजुर्ग या वरिष्ठ नेता थे वो कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए, अलग हो गए। और अलग होकर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक विशाल गठबंधन का निर्माण किया, जिसे ग्रांड एलायंस के नाम से जानते हैं। इसी को राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाम से संबोधित किया। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग पॉलिटिकल साइंस के तीसरे वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।